नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएसपी सीटेट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। पार्ट 1 में हम 1 से 15 तक देख लिए हैं। पार्ट 2 है ये, इसमें हम 16 से 30 तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? ऑप्शन है शिक्षा में समानता, दूसरा है शिक्षा में समता, आपका तीसरा ऑप्शन है आपका, देख सकते हैं इधर, तीसरा है सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, तो केवल सहानुभूति दिखाने से कुछ नहीं होगा। चौथा आपका ऑप्शन है विशेषतः सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा, तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए जो आपका ये क्वेश्चन जो है आपका 16 नंबर, इस क्वेश्चन में कह रहा है वंचित और हाशिए पर स्थित, मतलब जो मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं है, मुख्य धारा से एकदम कटा हुआ है। तो पहले आपको उसको शामिल करना है। तो जब आप शामिल करेंगे मतलब समान परिवेश अवेलेबल करवाएंगे, और जब आप समान परिवेश अवेलेबल करवाते हैं तो ये कहलाता है शिक्षा में सम्यता। और जब यह परिवेश में शामिल हो गया, बच्चा आ रहा है, यदि उसके संस्कृति को महत्व दे रहे हैं, भाषा को महत्व दे रहे हैं, तो वो आपसे जुड़ेगा, विद्यालय आएगा। और जब विद्यालय में आता है उसके साथ आप समान व्यवहार करते हैं, वो होता है शिक्षा में समानता। तो आपको ध्यान रखना है कि समावेशी शिक्षा में बिना किसी लिंग, धर्म, जाति को ध्यान में रखे हुए सभी को एक साथ बैठाकर शिक्षा देना है। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, पर्याप्त समर्थन प्राप्त करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। इसकी वजह क्या हो सकता है? पहला है आपका स्वालीनता। तो देखिए स्वालीनता क्या होता है? स्वालीनता होता है ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब होता है बच्चा अपने आप में लीन रहता है, वो किसी दूसरे से बात नहीं करेगा, खुद लेके कुछ से भर दिन अपना रूम में पैक रहेगा, अपना कुछ से कुछ खेलते रहेगा, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता है, अपने आप में लीन रहता है। दूसरा है गणितीय विकल्प, जिसको आप कहते हैं डिसकैलकुलिया। तो क्वेश्चन के हिसाब से ही आपका सही आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि गणितीय क्रियाओं करने में दिक्कत है, तो आंसर आपका गणितीय विकल्प हो गया। देखिए और भी जो ऑप्शन है उसे भी हम देख लेते हैं। आलेखीय विकल्प, ये होता है आपका डिस्ग्राफिया, मतलब लिखने में दिक्कत है। चौथा है आपका पठन विकल्प, इसे कहते हैं हम डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चा शो को वाज पढ़ेगा, गोड को डॉग पढ़ेगा, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ेगा। तो इस प्रकार से सभी ऑप्शन देख लिया और इसका आंसर भी देख लिया। 17 का 2 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक समावेशी संस्था में यह श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? देखिए नहीं लगाया हुआ है। यदि आप सीटेट का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो हम आपको बार बार सतर्क कर रहे हैं कि नहीं पे आपको जरूर ध्यान देना है। तो श्रव्य बाधित पहले समझिए। श्रव्य बाधित का मतलब होता है जिसको कान से सही से सुनाई नहीं दे रहा है, उसको शामिल करना है। तो कौन सा रणनीति आप अपनाएंगे जो उसके लिए उचित नहीं होगा? तो कहता है पहला ऑप्शन कि वीडियो चलचित्रों का प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल करें। तो वीडियो चलचित्र दिखाएंगे, वो सुन नहीं सकता है लेकिन देख तो सकता है, तो ये पॉइंट तो सही है उसके लिए। दूसरा देखिए, पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, तो ये भी ठीक है कि आप संकेत दे रहे हैं तो वो भी देख के समझ सकता है आसानी से। तीसरा कहता है मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, तो चित्र दिखा रहे हैं, ये भी ठीक है। देखिए चौथा कहता है संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। एक तो उसको कान से ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, ऊपर से आप केवल बोल रहे हैं, तो उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो यही उसके लिए दिक्कत है, इस रणनीति को आपको नहीं अपनाना है और यही वो पूछ भी रहा है क्वेश्चन में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गठित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक शिक्षक के तौर पे आपको किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर पूर्वाग्रह नहीं बना के रखना है। तो यही कह रहा है कि एक शिक्षक जो है उसका पूर्वाग्रह है वह निम्नलिखित ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऑप्शन यह दिखाता है कि टीचर जो है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है? देखिए ऑप्शन है आपका पहला कि लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, कि लिंग, जाति, आधार के आधार पर शिक्षक बैठा रहे हैं बच्चे को क्लास में, तो यही शो कर रहा है आपका। तो देखिए और भी फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं हम। अध्यापक में निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करता है, तो ये भी पॉइंट ठीक है। आपको चूज करना था कि कौन सा पूर्वाग्रह को उजागर करता है, तो ऑप्शन एक आपको रिजर्वेशन में रखना है, इसको एक सही जवाब है। फिर भी आगे देखते हैं कहीं इससे बेटर मिल जाए। तीसरा ऑप्शन कहता है अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, ये पॉइंट ठीक है। चौथा कह रहा है बच्चों को शिक्षा प्रणाली में यंत्रवादी पहलुओं की परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती के लिए प्रोत्साहन करना। देखिए 2, 3, 4 जो है वो ठीक है, लेकिन 1 नंबर जो है यह दिखा रहा है कि शिक्षक जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित है, इसीलिए वह लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर बच्चों का आसन व्यवस्था यानी बैठाने का काम कर रहा है। तो एक टीचर के तौर पे आपको पूर्वाग्रह को कम करना है, ना कि पूर्वाग्रह को बढ़ाना है। यदि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तो ये समस्या की बात है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को आप इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं। भीमराव अंबेडकर के साथ जब वो पढ़ने के लिए जाते थे तो उनको क्या होता था, नीचे जाति का मानकर उसे क्लास से बाहर बैठाया जाता था, तो उसे भी आप जोड़ कर इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। वैसे समावेशी शिक्षा का ही यह पार्ट है, यहाँ पर आपको
अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है और सीटेट में 5 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से समावेशी शिक्षा से रहता ही है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, कक्षा में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन है आपका विशिष्ट उपलब्ध वर्ग में सम्मेलन के, दूसरा है आपका ऑप्शन कि मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के। तो देखिए सृजनात्मकता जब भी होगा तो सोचने का आप अवसर देंगे, तो 2 नंबर को आप रिजर्व में रख सकते हैं। तीसरा है परीक्षा देने के बेहतर कौशल को विकसित करने के, तो परीक्षा के लिए बच्चा नहीं पढ़ता है। देखिए अगला है अभिसारी सोच के सीखने से, अभिसारी की जगह पे अपसारी रहता तो थोड़ा अच्छा भी रहता, अभिसारी है तो इसको भी काट दीजिए। तो इसका जो आंसर है वो 2 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। आपका 21 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। देखिए पहला है बच्चों के वार्तालाप द्वारा, ठीक है, बच्चा से बात कीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। दूसरा कहता है अध्यापक के संवेगों द्वारा, ये भी कोई दिक्कत का बात नहीं है। तीसरा है बच्चे के सकारात्मक परस्पर संबंध द्वारा, ये भी ठीक है। देखिए चौथा है बाह्य रूप से आरोपित अनुशासन द्वारा, मतलब अलग से आप फिक्स कर रहे हैं, आपका डिसिप्लिन फिक्स कर रहे हैं, अलग से अनुशासन दिखा रहे हैं उसको, तो ऐसा नहीं है। 4 नंबर को काट दीजिए, बाकी 1 2 3 सही है और जो कि आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में एक साथ। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब देख लिए, 3 नंबर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है। वैसे आप क्वेश्चन सीटेट का यदि प्रीवियस देखे होंगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन है, जब एक बच्चा फेल होता है तो क्या होता है। तो एक बच्चा फेल होता है तो पूरा सिस्टम का फेल्योर माना जाता है कि सिस्टम फेल हुआ है, ना कि बच्चा फेल हुआ है। तो इसी प्रकार से कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालयी असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है। आपको समर्थन जो वाक्य करता है उसको चूज करना है। 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब। तो चलिए देखते हैं। स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों की सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु है, तो इसको ऐसे ही आप काट के हटा सकते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन है आपका, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालयी बच्चों के सीखने के विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते हैं। देखिए आपको कमी निकालना था सिस्टम में, तो सिस्टम में कमी निकल रहा है 2 नंबर ऑप्शन में। आगे देखते हैं और भी कुछ मिले। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे विद्यालय की ज़रूरतों का अनुपालन नहीं करते हैं। तो आप जब भी समावेशी शिक्षा यदि पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि समावेशी शिक्षा में जो सिस्टम है वो बच्चे के लिए है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है। तो 3 नंबर कह रहा है कि बच्चा सिस्टम के अनुकूल नहीं चल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए चौथा नंबर ऑप्शन है आपका, बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं, तो ये बच्चा में कमी निकाल रहा है। 3 4 तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा और 1 नंबर भी नहीं होगा, तो ये आपका आंसर है वो आपका 2 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। 23 नंबर क्वेश्चन है। देखिए उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, दूसरा है बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, तीसरा है पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखाना, चौथा है अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाए। देखिए 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आपको परिभाषा पे ज़्यादा बल नहीं देना है, ज्यों का त्यों लिखाने पे बल नहीं देना और रट्टा से तो बिल्कुल भी दूर ले जाना है, करके सीखने पे बल देना है, बच्चे को सामाजिक से जोड़ना है। तो देखिए 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चे को असफलता से भय को दूर करना क्यों ज़रूरी है। कि बच्चा असफलता से डर रहा है तो इसको दूर करना क्यों ज़रूरी है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या सब दिया हुआ है। एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, ये बात तो गलत है, 1 नंबर तो ऐसे ही कट जाएगा। विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ऐसा बात भी नहीं है। देखिए तीसरा है असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, तो देखिए ये सही बात है, आपका 3 नंबर जो है ये सही है बिल्कुल। चौथा है कि भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं, तो ऐसा बात नहीं है। देखिए तो 3 नंबर जो ऑप्शन है इसका सही आंसर है। वैसे भी जो त्रुटि होता है वो सीखने का एक हिस्सा होता है और यह स्वाभाविक बात है कि गलती से ही बच्चा गलती करके ही सीखता है। तो आपको ये नहीं समझना कि बच्चा गलती क्यों कर रहा है और चाहे क्यों करेगा, बच्चा गलती करके ही सीखता है और गलती करना जो है अधिगम का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि देखिए अभिप्रेरणा 2 प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा। जब आंतरिक अभिप्रेरणा होता है किसी व्यक्ति के पास तो वो खुद से करता है, उसको किसी पुरस्कार का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और जब वह बाह्य अभिप्रेरित होता है तो उसको पुरस्कार का, प्रशंसा का ज़रूरत होता है। तो देखिए जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। दूसरा है कि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाता है, तो पुरस्कार देने से आंतरिक अभिप्रेरणा कभी बढ़ेगा नहीं। दूसरा है इससे बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है, ये भी नहीं होगा।
बाह्य अभिप्रेरणा बढ़ेगा, छीन नहीं होगा। इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही छीन होती है। तो देखिए 2, 3, 4 ऑप्शन आपका कट गया, तो 1 नंबर ही ऑप्शन है जो इसका सटीक जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन का एक ऑप्शन इधर है और 3 ऑप्शन जो है इस साइड में है। चलिए क्वेश्चन का देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ता को इंगित करता है? आपका ऑप्शन है सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मक अनियमितता की कमी, अपसारी चिंतन। तो देखिए यहाँ पे सृजनात्मकता भी है, क्रिएटिव भी है, अपसारी चिंतन भी है। तो अभी इसको रिजर्व करके रखना है, और भी ऑप्शन देखेंगे फिर इस पे जाएंगे। फिलहाल अच्छा है ऑप्शन। चलिए अगला ऑप्शन है क्रियात्मक जड़ता, सृजनात्मकता और अभिसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन और 3 नंबर में भी अभिसारी चिंतन है, इसको तो आप काट ही सकते हैं आसानी से। अभिसारी चिंतन नहीं, अभिसारी चिंतन पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि बात कर रहा है वहाँ पे समस्या समाधान का। तो समस्या समाधान में सोचना पड़ेगा। और अभिसारी चिंतन एक फिक्स है, यानी क्लोज इंडेड हो गया, आपको ओपन इंडेड पे जाना है, यानी अपसारी पे जाना है, ना कि अभिसारी पे जाना है। तो देखिए चौथा नंबर जो कह रहा है अपसारी चिंतन, ये ठीक है। क्रियात्मक जड़ता यानी फंक्शनल फिक्सनेस, ये भी फिक्स कर रहा है, तो ये भी कट जाएगा। तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इस क्वेश्चन के लिए कट जाएगा। तो जो आपका आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा, जो है आपका सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मक अनियमितता की कमी और अपसारी चिंतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिक्षक के विद्यार्थियों की, खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो भी ऑप्शन दिया हुआ उसमें से सही कथन चुनना है। पहला कहता है शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करते हैं। सही बात है, एक शिक्षक है, यदि आप बच्चे से अपेक्षा कर रहे हैं कि बच्चा सीख सकता है तो निश्चित रूप से वो सीखेगा। और जब बच्चा से आप उपेक्षा करेंगे, बच्चे से आप कोई उम्मीद ही नहीं करेंगे, तो आप सही से सिखा भी नहीं पाएंगे और बच्चा सीख भी नहीं पाएगा। तो दोनों बात है, तो जो आपका सही है वो तो 1 नंबर है ही। फिर देखते हैं आगे कहीं कुछ और मिल जाए। देखिए 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर अभी देखना बाकी है। देखते हैं 2 नंबर, शिक्षक को कक्षा में बच्चों का स्वच्छता पर काबू रखना चाहिए। तो देखिए यह छात्र केंद्रित नहीं हो गया, ये आपका हो गया शिक्षक केंद्रित, तो 2 नंबर ऐसे ही कट जाएगा। 3 नंबर कह रहा है शिक्षक को बच्चों के प्रतिस्पर्धा करने व एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो एक शिक्षक के तौर पे आपको कंपटीशन नहीं कराना है, तो 3 नंबर भी ऐसे ही कट जाएगा। चौथा नंबर कह रहा है कि शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के रणनीतियों का प्रशिक्षण देना चाहिए। तो ये भी कट जाएगा। तो ये आपका जो ऑप्शन है 1 नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? कि सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण का बात हो रहा है, पॉजिटिव लर्निंग का बात कर रहा है और अच्छा इन्वायरमेंट देना है। तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ऑप्शन पहला है कि एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा आपका। पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग, ये भी काट दीजिए आप। तीसरा है बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर भी आगे देखते हैं। कहता है बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके एवं अलग अलग समूह बनाकर, ये भी कट जाएगा आपका। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो आपका 3 नंबर होगा। देखिए 2 क्वेश्चन ही बचा है, यदि आपका कोई सलाह हो तो हम सभी ऑप्शन क्यों कट रहा है आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और काट के बता भी रहे हैं कि ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो यदि आप देखते रहेंगे, बने रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। यह पार्ट 2 है, और भी बहुत सारा वीडियो आएगा। जितना ऑनलाइन एग्जाम हुआ है सब क्वेश्चन का हम आपको एनालिसिस देंगे, यदि आप इस चैनल पर बने रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, यह सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है यह पार्ट 2 के लिए। क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे चुनौती न दे सके? मतलब देखिए आप पढ़े होंगे, एक शिक्षक केंद्रित शिक्षा होता है, एक बाल केंद्रित शिक्षा होता है। तो जो वर्तमान में अपनाया गया है वह बाल केंद्रित शिक्षा है, न कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि शिक्षक को ही ज्ञानी माना जाता है और बच्चे को एक खाली बर्तन के समान माना जाता है, जिसमें शिक्षक ज्ञान भरता रहता है। तो सत्तावादी का मतलब यही हुआ कि शिक्षक केंद्रित होना। तो हाँ जो है उसको तो ऐसे ही काट के हटा सकते हैं आप। देखिए तीसरा ऑप्शन पढ़िए, नहीं विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने से हिचकते हैं जिससे उनकी संप्रत्येक स्पष्टता में कमी रह जाती है, यानी कंसेप्ट नहीं बन पाता है। तो सही बात है 3 नंबर। चौथा नंबर है नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक है। तो आपका जो आंसर है वो 3 नंबर हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित यानी बाल केंद्रित शिक्षा, ये बाल केंद्रित शिक्षा से एक क्वेश्चन रहता ही है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से, जो कि जॉन डीबी के द्वारा दिया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि करके सीखने पर बल देता है, रट्टा से दूर ले जाने पर बात करता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर देखिए, 3 नंबर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? आपका ऑप्शन है हाँ, बच्चों की त्रुटियां को तुरंत संशोधन करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यदि आप शिक्षक हैं तो आपको इस बात समझना पड़ेगा, बच्चा जो भी कर रहा है उसको पूरा कहने दीजिए, उसको
गलती को तुरंत नहीं सुधारना है। दूसरा है नहीं, बच्चों की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। तो देखिए 2 नंबर ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तीसरा देखते हैं, गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक अस्पष्टता की कमी को दर्शाता है एवं इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। चौथा नंबर है, बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके उत्तर को तुरंत सुधारना चाहिए। देखिए 4 नंबर गलत है, 3 नंबर गलत है, आपका 2 नंबर एकदम सही जवाब है जो आपको देना भी है। 2 नंबर, नहीं, बच्चे की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय से। यदि बच्चा को गलत होने का भय रहेगा कि गलत हो जाएगा तो आपसे पूछेगा ही नहीं, बताएगा ही नहीं, तो जो भी वो सीखेगा वो सीख नहीं पाएगा। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स।